हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एन अवस्थी के एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसको लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोडाइफर्स। इसमें से आइसोडाइफर्स क्या है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आइसोडाइफर्स का मतलब क्या होता है। आइसोडाइफर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे, ये गिवन कंपाउंड क्या है, आइसोडाइफर्स है। ठीक है, ये बस छोटा सा एक कंसेप्ट है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप ऑप्शन सी को एक बार एनालाइज करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार हीलियम, ठीक है, और इस तरफ मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस तरह से ऑक्सीजन कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे न्यूट्रॉन, इसके लिए प्रोटॉन, इसके लिए भी न्यूट्रॉन, इसके लिए भी प्रोटॉन। चलो हीलियम में न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आपको पता है, ए माइनस जेड कर देते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 4 - 2 कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर है 2। इस ऑक्सीजन के केस में बोलिए, ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन के केस में तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 - 8, आंसर आ जाएगा 8। और सिमिलरली अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 8, जो कि प्रोटॉन के बराबर है। यहाँ पे भी डिफरेंस लोगे 0, इधर भी डिफरेंस लोगे 0, दोनों जगह सेम चीज़ें आ गई। इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा आइसोडाइफर हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और केस में इसको देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। तो ध्यान रखना कि आइसोडाइफर्स का सिंपल सा मतलब है कि न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाओ, जहाँ जहाँ चीज़ें बराबर आ जाएं वो हो जाएगा क्या, आइसोडाइफर्स। मेरे को लगता है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज। तो पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्स रेज क्या होती है। तो आपको पता है एक्स रेज होता है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ना कि कोई ये चार्ज पार्टिकल नहीं है। ये ध्यान रखो कि ये एक तरह की वेव है, ना कि कोई चार्ज है। अगर कोई चार्ज होता है ना तो वो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये तो एक तरह की वेव है, चार्ज नहीं है, इसीलिए ये क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये नहीं होता है, ध्यान से समझो। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जाता, यहाँ एक्स रेज छोड़ के क्वेश्चन बोल देता है यूवी रेज ले लीजिए, फॉर एग्जांपल यूवी रेज ले लीजिए, तो भी क्या आंसर होता, तो भी उस केस में आंसर आपका सी ही होता। क्यों, क्योंकि यूवी रेज भी क्या है, एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, वो थोड़ी ना डिफ्लेक्ट करेगी। इसी वजह से क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थ्री में हमसे क्या पूछा है, स्पेसिफिक चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो पहले ये डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। तो देखिए सर, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो आपका होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो। चार्ज अपॉन मास के रेशियो को ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन तो सिंपली क्या, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। तो अगर उसके ऊपर चार्ज ई मान ले, मास एम मान ले, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्रोटॉन को डिनोट करेगी। यानी ये हो गया प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2e चार्ज होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स होते हैं। मास हीलियम का कितना होता है आपको पता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, 4m होता है। कि हीलियम का सिंबल ही क्या लिखते हैं, 2he4 लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों का अगर रेशियो लोगे तो ये ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, ये एम से ये एम, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2:1, 2/1 आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2/1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है हमारे लिए। क्या पूछा है, यहाँ पे E/m बोला है। देखिए पिछले क्वेश्चन में स्पेसिफिक चार्ज टर्म यूज़ कर दिया, इसमें E/m बोल दिया, बातें वही रहेंगी। अच्छा देखो, यहाँ पे जो E/m की बात कर रहा है ना, तो यह मॉडुलस ऑफ E/m की बात हो रही है। ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने लगना, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में चार्ज लेंगे और इस तरह से नहीं, ये मॉडुलस, हमेशा स्पेसिफिक चार्ज का मतलब मॉड लगा के E/m। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। तो आप एक बात बताओ, इसमें से जो एन किसको डिनोट कर रहा है, एन डिनोट कर रहा है न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही क्या होता है, 0। तो यानी इसके स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी सबसे कम स्पेसिफिक चार्ज किसी का होगा तो इसी का हो जाएगा 0, क्योंकि बाकी में कुछ ना कुछ तो चार्ज है और कुछ ना कुछ तो मास भी है। तो डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ भले पॉइंट में ही वैल्यू आएगी तो सही, 0 तो नहीं आंसर आएगा। तो इसीलिए न्यूट्रॉन सबसे कम होना चाहिए। न्यूट्रॉन सबसे कम आप देख सकते हो ऑप्शन बी, सी और डी में दे रखा है, इसी वजह से ए ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। अच्छा, आपको पता है स्पेसिफिक चार्ज क्या है, चार्ज अपॉन मास है।
तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिसका मास सबसे कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आप बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में सबसे कम मास किसका है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन का क्या है, सबसे कम मास है, इसीलिए इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और आप देख सकते हो ऑप्शन डी में सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, फिर किसका, प्रोटॉन का, सबसे भारी कौन होता है, अल्फा पार्टिकल। तो इसी सीक्वेंस में ये सब चीज़ें आके अरेंज हो जाएंगी, जो कि आपको इस डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। तो मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, देखो स्पेसिफिक चार्ज आपको दे रखा है, E/m की वैल्यू दे रखी है, ये 1.5 × 10⁻⁸ kg पर कूलम्ब है, आपको मास बताना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो मास बाई चार्ज दे रखा है, ठीक है ना, तो मास अपॉन चार्ज, चार्ज इसका चार्ज मान लेते हैं 1.6 × 10⁻⁹, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो m/e की वैल्यू दे रखी है, तो e हमने सपोज कर लिया, जो e की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमको, तो वो दे रखी है 1.6 × 10⁻⁹, यही तो होता है हमारे पास कूलम। तो सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को हमें इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, उस केस में, पर्टिकुलर केस में मास का हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे, आपका आंसर आएगा यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2.4 × 10⁻27। ये क्या आएगा, ये तो केजी में आएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे मास किस में ले रखा है, केजी में ले रखा है। लेकिन आप देख रहे हो हर ऑप्शन में क्या दे रखा है, ग्राम। ये हम एग्जाम में जल्दबाजी में गलती करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 10⁻³ का और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 10⁻24 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उल्टा दे दिया, m/e बोला था, e की वैल्यू पता ही है 1.6 × 10⁻⁹, क्योंकि फॉर अ कैटायन, कैटायन बोला है ना, तो कैटायन के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1 चार्ज ही तो होता है, तो इसीलिए हमने 1.6 × 10⁻⁹ ले लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज़। तो आपको पता होगा रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो पहली बार, क्योंकि इसके पहले कौन सा मॉडल पे हम बिलीव कर रहे थे, हम तो इसके पहले रदरफोर्ड के पहले थॉमसन मॉडल पे कर रहे थे, और थॉमसन मॉडल ने प्लम पुडिंग मॉडल टाइप का दिया था, उन्होंने न्यूक्लियस की कोई बात ही नहीं की थी। लेकिन आपको पता होगा जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने ये पाया कि एक सेंटर में, किसी एटम के सेंटर में कोई बहुत ही हैवी सी चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, तभी तो चीज़ें जो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। तो पहली बार रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस जैसी चीज़ों का कंसेप्ट निकल के आया था, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, ये बताने की जरूरत नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा, हीलियम न्यूक्लियस हो जाएगा। जो 2He4 है उसमें से सभी इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दो, तो जो बचता है वो क्या हो जाता है, आपका अल्फा पार्टिकल्स हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 हमसे क्या पूछा, इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। तो आपको पता है बोहर का जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, बोहर ने अपना फिनोमेना ही क्यों लाया था, क्योंकि रदरफोर्ड वाला जो मॉडल था वो इस तरह से एनर्जी डिसोसिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हमने पढ़ा था उसका ड्रॉबैक में कि वो क्या होता है कि इस तरह से न्यूक्लियस के ऊपर कोलाइड कर जाता है। तो इसी से बचने के लिए बोहर ने क्या बोला था कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में जब तक रिवॉल्व करता रहेगा वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके बोहर आगे बढ़े थे, क्योंकि रदरफोर्ड का यही ड्रॉबैक था कि वो आपकी एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे। इसी वजह से क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, कि जब तक वो इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा उसकी एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही तो था बोहर का कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, तो आपको पता है रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा n²/z, जहाँ पे z क्या डिनोट करता है एटॉमिक नंबर, n क्या डिनोट करता है शेल को, तो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप बात करो थर्ड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, n², यानी 3 का स्क्वायर, यानी 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल। तो देखो जब इसको क्लास में पढ़ाया जाता है तो इस एक्सप्रेशन को डेराइव किया जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आप इस तरह से समझ लो कि ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, याद रखना पड़ेगा। और जो भी आप इस तरह से भी थोड़ा सा कर सकते हो कि एनर्जी की जो हम एक्सप्रेशन निकालते हैं उसमें क्या होता है, z² / n² वाले टर्म आते हैं, तो नीचे n² वाला टर्म आता है, इसमें तो
खैर सभी में एन स्क्वायर वाली वैल्यू दे दी है, लेकिन आप देखो कि कई बार ऐसा होता है जो सिंपल ऑब्जेक्टिव जब फ्रेम किए जाते हैं तो नीचे एन क्यूब दे देते हैं कभी कभी, या एन दे देते हैं, तो हम उससे एलिमिनेट आउट कर लेते हैं। तो नीचे एन स्क्वायर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सभी में दे रखा है, इसलिए मैंने बोला आपकी यहाँ पे आपको करेक्ट एक्सप्रेशन याद ही होना चाहिए। बाकी अगर आप थोड़े और ऑब्जेक्टिव देखोगे तो उसमें इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।